गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का ज्योग्राफी सेक्शन का पेपर ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फ्लोटिंग ओव्स इट्स ओरिजिनेट टू, यानी कि ओरिजिन टू किससे होता है? भ्रांस उद्भवती को होता है किसके? टेंशन फोर्स के कारण, कंप्रेशन फोर्स के कारण, या कन्वर्जेंट फोर्स के कारण, या ऑल ऑफ दिस। तो ये किसके कारण होता है? फ्लोटिंग ओव्स ये होता है हमारे पास, यानी कि टेंशन फोर्स के कारण, कंप्रेसिंग फोर्स, या कन्वर्जेंट फोर्स, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये इसके खोज करने से क्या होता है? इसके खोज करने से हमारे पास ध्यान रखना है अपने स्प्रिंग टाइड, जो स्प्रिंग टाइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, स्प्रिंग टाइड उत्पन्न होते हैं किससे? फ्लोटिंग ओस से क्या होते हैं? स्प्रिंग टाइड उत्पन्न होते हैं, अपने ध्यान रखना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू, यानी कि ओरिजिन कहाँ पर हुआ था अर्थ डेट का? तो आपने ध्यान रखना है जो ओरिजिन हुआ था हमारे पास अर्थ बैक टू कितने साल पहले हुआ था? ये हुआ था हमारे पास 4.6 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ध्यान रखना है आपने 4.6 बिलियन ईगो। अब आपसे पूछ लिया जाता कि अर्थ सन की एज कितनी है, तो सन की एज कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष, ध्यान रखना है आपने 5 बिलियन ईयर। ठीक है, ध्यान रखना है 5 बिलियन ईयर सन की एज है। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सन जो आउटर सरफेस है उसका जो आपके पास टेम्परेचर है वो कितना है? तो ध्यान रखना है अपना उसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो है हमारे पास 6000 सेल्सियस। 6000 सेल्सियस ध्यान रखना है, 6000 सेल्सियस, 6000 सेल्सियस आपने ध्यान रखना है। अब पृथ्वी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक तो पृथ्वी हमारे पास कितने घंटा लेती है घूमने में? 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमने के लिए लेती है, और सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए 365 दिन का वक्त लेती है, आपने ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म से डिस्कशन कर लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कब होती है, कब नज़दीक आते हैं, कब दूर जाते हैं? तो ध्यान रखना है आपने इस सबसे पहला आता है पेरीहेलियन, जिसे कहते हैं उपसौर। उपसौर में क्या होता है? ध्यान रखना है आपने उपसौर में होता है हमारे पास, ये कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है। ध्यान रखना है 3 जनवरी के होता है। इस समय क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। ध्यान रखना है पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। ये जो जो 3 जनवरी को पेरीहेलियन होता है उसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत मिनिमम होती है। ध्यान रखना आपने कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखना है 14.70 करोड़ किलोमीटर, आपने ध्यान रखना है। और अब एक एपी हेलन होता है। एपी हेलन में क्या होता है? अपसोर ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है। ध्यान रखना है आपने 4 जुलाई को होता है, और 4 जुलाई को होता है। और इसकी जो मैक्सिमम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच, ये कब होती है? 15,21 करोड़ 15.21 करोड़ किलोमीटर ये मैक्सिमम दूरी होती है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, मानसून विंड्स फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि मानसून विंड किस कैटेगरी में आती है? आपने ध्यान रखना है मानसून विंड जो हमारे पास कैटेगरी में आती है वो होती है हमारे पास, ये आती है जो मानसून विंड फॉल्ड इन द कैटेगरी, ये आती है हमारे पास पीरियोडिक विंड्स, यानी कि अवतारी पवनी। यानी कि ये कौन सी है? टाइमली, जो मानसून के साथ चेंज होती रहती है, यानी कि पीरियड के साथ, ईयर ऑफ अ पीरियड, ये क्या होती हैं? चेंज होती रहती है, आपने ध्यान रखना है। अब इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास मानसून पीरियोडिक विंड्स के, वो है हमारे पास लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये भी कैसी हैं? मानसून विंड्स, यानी कि पीरियोडिक विंड्स के अंदर आते हैं। जैसे मानसून विंड्स होगी, लैंड ब्रीज होगी, सी ब्रीज होगी, ये कैसी एग्जांपल हैं? पीरियोडिक विंड्स के। अब प्लेनेटरी विंड्स ऑप्शन में दिया गया है, प्लेनेटरी विंड्स के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास। ध्यान रखना है आपने पोलर विंड्स, ईस्टरलाइज एंड वेस्टरलाइज, ये कैसे एग्जांपल है प्लेनेटरी विंड्स के। और एक दिया गया है हमारे पास लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के जो एग्जांपल हो जाएंगे उनमें से आपने मॉनसून विंड्स को हटा देना है, बाकी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज भी एग्जांपल हैं लोकल विंड्स के। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसमें से प्रेसिपिटेट की फॉर्म कौन सा नहीं है? ओस। ठीक है, ड्यू, यानी कि ड्यू कौन सी नहीं है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म नहीं है। बाकी बर्फ़ हमारे पास हिमी वर्षा, यानी कि स्लिट, और हेल यानी कि ओले, ये सभी कैसी है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म है। लेकिन ड्यू कैसी फॉर्म है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म नहीं है। अब बढ़ते हैं, आपने इससे इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोजिशन ऑफ द सन एंड द मून एंड द अर्थ इज स्टेट लाइन इज कोल्ड, यानी कि जब हमारे पास
सन, मून और अर्थ एक ही सीधे डायरेक्शन में हो, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? उस पोजीशन को कहते हैं हम युति अयुति बिंदु, यानी कि स्वीप जी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, उसे क्या कहते हैं? स्वीप जी। ठीक है, और इससे पहले क्वेश्चन में हमने सूर्य से रिलेटेड, सन से और अर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करे थे जो आपके एग्जाम में, और आपने ध्यान रखना है जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। जो सूर्य के आउटर सरफेस पर दिखाई देता है ना, उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। कोरोना, उस पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोना पार्ट। और ये कौन सी रेज उत्सर्जित करता है? ये तब ये एक्स रेज उत्सर्जित करता है, आपने ध्यान रखना है, एक्स रेज उत्सर्जित करता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर हम डिस्कशन करेंगे कितना से हमारे पास 6000, ध्यान रखना है आपने, 6000 इसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर होता है सन का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है, यानी कि नॉट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कौन सा नहीं है इसमें से? हमारे पास लैंडफिल साइट एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड नहीं है। बिकॉज क्योंकि अगर हम लैंड पर एक सॉलिड वेस्ट को डालेंगे बार बार, तो वो वहीं पर जमता रहेगा, और जिससे क्या पोल्यूशन एरिया बढ़ेगा। तो क्या उसको कंपोस्ट करना है, यानी कि उसको खाद में बदलना सॉलिड वेस्ट को, ये भी एक अच्छा मेथड है। बस समीकरण, यानी कि उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और एक होता है हमारे पास रिसाइकलिंग, एक अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है जो रिसाइकलिंग, वो इसका एक बेहतरीन मेथड है। ठीक है, लैंड पर कहीं पर भी फेंक देना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आपने अपने जीवन में भी ये अपनाना है कि कोई भी वेस्ट को, आप किसी भी वेस्ट को कहीं एक प्रॉपर जगह पे, यानी कि आप कूड़ेदान में फेंके, या कहीं भी जहाँ वेस्ट डालने की जगह हो वहाँ पर ही फेंके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा फिश कौन सी कंट्री कंज्यूम करती है? तो सबसे ज़्यादा जो कंट्री कंज्यूम करती है वो है हमारे पास चाइना। ध्यान रखना है अपना, चाइना। चाइना के बाद आता है नंबर म्यांमार का। म्यांमार का नंबर आता है चाइना के बाद, जो कंज्यूम करती है, यानी कि जो खाती है, लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है म्यांमार सेकंड नंबर पे। अब बात आती है आपके पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? सो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो भी करता है चाइना। ध्यान रखना है आपने, प्रोडक्शन भी, यानी कि जो उत्पादन करता है वो भी करता है चाइना। लेकिन इसमें सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास इंडोनेशिया, जो प्रोडक्शन करता है। इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, थर्ड नंबर पर कौन आता है? हमारा इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिक्स कल्टिवेशन इज फाउंडेड थ्रू आउट, यानी कि मिक्स्ड कल्टिवेशन कहाँ पर पाया जाता है? ध्यान रखना है आपने, जो मिक्स्ड कल्टिवेशन पाया जाता है हमारे पास, ये पाया जाता है एशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एशिया में अफगानिस्तान एरिया, इंडिया का एरिया हो गया, और जैसे हमारे पास आसपास के जितने भी एरिया हो गए एशिया का, चाइना वाला एरिया हो गया, पाकिस्तान वाला एरिया होगा, ईरान वाला एरिया होगा, और कुछ जो ईरान और अफगानिस्तान के लगते यूरोपियन कंट्री है, ये भी किस में आती है? हमारे पास मिक्स कल्टीवेशन में आती है। यानी कि मान लो कि हमने गेहूँ बोई, गेहूँ के साथ कुछ एरिया, कुछ पार्ट में चने बो दिए, मटर बो दिए, ऐसे मिक्स कल्टीवेशन कहते हैं। इससे उर्वरकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिवियोट पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। चिवियोट पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? यानी कि चिवियोट हिल आर सिचुएटेड, तो ये है स्कॉटलैंड में। ठीक है, अब स्कॉटलैंड किसका पार्ट है? ध्यान रखना है आपने, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 4 स्थानों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना है। एक तो हो गया हमारे पास इंग्लैंड, ध्यान रखना है, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया। ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, और एक हो गया हमारे पास नॉर्थ। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। लेकिन जो आयरलैंड है वो अलग कंट्री है, लेकिन नॉर्थ आयरलैंड किसके साथ है? ये हमारे पास यूनाइटेड किंगडम के साथ, इसको मिलाकर क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम बनता है। ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है हमारे पास वो है हमारे पास, सोन मैसिव पठार अवस्थित है। यानी कि सोन मैसिव पठार भी है, और ये एक हिल भी है, यानी कि एक चोटी भी है। तो ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? म्यांमार में सिचुएटेड है। आपने ध्यान रखना है कहाँ पर सिचुएटेड है? म्यांमार में सिचुएटेड। अब हम वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पठार, यानी कि प्लेट्यूज को डिस्कशन कर लेते हैं। तो तिब्बत का पठार है, ये कहाँ पाया जाता है? हिमालयन में पाया जाता है, और इसकी जो नॉर्मल ऊंचाई है 4 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। आपने ध्यान रखना है, हिमालयन में 4 से 5। ब्राज़ील का पठार, ये ब्राज़ील में है, और एक त्रिभुजाकार पठार है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार ये कौन सी पर्वतमाला में है? एंडीज़ पर्वतमाला में, आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3,110 मीटर है। ध्यान रखना है, 3,110 मीटर है बोलीविया के पठार की। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको का पठार मैक्सिको में स्थित है, और इसके पश्चिम में सिरिया माद्रे पठार और पूर्व में सिया माद्रे पर्वत श्रेणी
के मध्य स्थित है। पश्चिम सिया माद्रे और पूर्व सिया माद्रे पर्वत की श्रेणी के बीच में है मैक्सिको पठार। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पठार आपसे डिस्कशन किए। नेक्स्ट हम मल्ला मलाई आर एंड पालाकोटा हिल्स आर सिचुएटेड इन। तो ये दोनों हिल्स कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे पास ईस्टर्न घाट में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये ईस्टर्न घाट की मेन हिल्स है। अब डिस्कशन कर लेते हैं इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में। अब राजस्थान में पड़ती है एक अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, और ये कहाँ पड़ती है? माउंट आबू में। ध्यान रखना है अपने गुरु शिखर। और आपके पास नीलगिरी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारे पास डोडा बीटा। ध्यान रखना है आपने, जो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बीटा है, और जिसकी लंबाई है 2637 किलोमीटर। ठीक है। और मेकाल एक पठार है जो कहाँ पर पड़ता है? मेकाल पठार पड़ता है हमारे पास छत्तीसगढ़ में। इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है अमरकंटक से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से बहती है, आपने ध्यान रखना है। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ में अमरकंटक में पड़ता है, और यहाँ की सबसे नर्मदा नदी इस चोटी से बहती है। ध्यान रखना है आपने। ठीक है। और एक अन्नामलाई की पहाड़ी पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? अक्सर ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती है अक्सर। ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है ये है एनीमुदी। ठीक है, एनीमुदी। ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली। तो इसमें से कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली नहीं बनाती? आपने ध्यान रखना है, जो रिफ्ट वैली नहीं बनाती है वो है हमारे पास गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास रिफ्ट वैली बनाती है वो नर्मदा, तापी, जो ये सभी रिफ्ट वैली बनती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोदावरी रिफ्ट वैली नहीं बनाती। रिफ्ट वैली वो नदी बनाती है जो हमारे पास अरेबियन ओशियन में गिरती है, और ये जो गोदावरी है बंगाल ओशियन में गिरती है। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरेबियन ओशियन में नर्मदा और तापी गिरती है। रिफ्ट वैली कुछ ऐसी होती है, ये पहाड़ के बीच से एक नदी जा रही है, इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। ऐसे कुछ त्रिभुजाकार में, और यहाँ से नदी गुजर रही है, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू द। तो विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु किसके कारण होता है? ये हमारे पास ट्रेड विंड्स यानी कि ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इससे इतना ही क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, क्योंकि तमिलनाडु की कुछ एक इंपॉर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ी है, उसकी सबसे बड़ी चोटी हमने डोडा बीटा हम डिस्कशन कर लेते हैं। और जो उसकी लंबाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है अपने 2637 मीटर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास रेड सोयल इज पुअर इन, यानी कि रेड सोयल किस में पुअर होती है? ध्यान रखना है आपने, जो रेड सोयल है हमारे पास ये पुअर होती है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। ये सभी में पुअर फॉस्फोरस भी नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता, लाइम भी नहीं होता। इसमें जो मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है पोटाश। ठीक है, पोटाश। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्लैक सोइल है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी खेती के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान रखना है आपने, ब्लैक सोइल है जो चाय की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाय और किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। चाय और कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लैक सोइल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो लैंड एरिया के अनुसार कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास मध्य प्रदेश। ठीक है। ऐसे है कौन? ऐसे जो सबसे ज़्यादा वन जहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वन पाए जाते हैं, फॉर एरिया नहीं, वन जहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो है हमारे पास, ध्यान रखना है, वो है हमारे पास मेघालय। ठीक है, मेघालय। ठीक है, मेघालय, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा स्थान है चेरापूंजी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपने ध्यान रखना है, चेरापूंजी में मुंशी राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश है सेकंड जिस फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक है, एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। और सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे कम पाए जाते हैं हरियाणा में। ध्यान रखना है अपने, हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया है। ध्यान रखना है अपने, हरियाणा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है, यानी कि भागीरथी नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है? ध्यान रखना है अपने, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, और ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, हाइट के बेसिस पे ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यानी कि हाइट के बेसिस पे सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना है टिहरी बांध इंडिया का। अब बढ़ते हैं हम दुलहस्ती बांध, जो ऑप्शन में दिया गया है दुलहस्ती बांध, ये है हमारे पास दुलहस्ती बांध जम्मू एंड कश्मीर में। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना है आपने,
J&K में कौन सा है हमारे पास, दुलहस्ती बांध, और ये किस नदी पर है, ये हमारे पास चिनाब रिवर पर। और ऑप्शन में दिया गया है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, ये है गुजरात में, ध्यान रखना है गुजरात में नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना है अपने गुजरात में है नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें से सबसे बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है इंडिया की। तो ध्यान रखना है अपने, जो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो है हमारे पास क्योवाली ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, क्योवाली ऑयल रिफाइनरी जो है बिगेस्ट है हमारे पास। और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हमारे पास गुजरात में, गुजरात में पड़ती है ये। और इन सभी चारों ऑयल रिफाइनरियों को कौन ओन करता है, इंडियन ऑयल ओन करता है, आपने ध्यान रखना है इंडियन ऑयल के द्वारा ओन की जाती है सभी चारों। अब नूनूमती ये कहाँ पड़ती है, ये नूनूमती जो ऑयल रिफाइनरी है ये पड़ती है हमारे पास आसाम में, ठीक है, आसाम में पड़ती है, ध्यान रखना है आपने आसाम में पड़ती है। और बनौरी हमारे पास ऑयल रिफाइनरी है, कहाँ पड़ती है, ये बिहार में पड़ती है, ध्यान रखना है आपने कहाँ पड़ती है, बिहार में। जो हमारे पास बनौरी ऑयल रिफाइनरी है बिहार में पड़ती है। और मथुरा आपको पता ही है, मथुरा जो ऑयल रिफाइनरी है यूपी में पड़ती है, ये सभी जानते हैं क्योंकि यूपी का मथुरा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू आर फेमस फॉर, यानी कि जो कर्नाटका प्लेट्यू है वो किस लकड़ी के लिए, किस जंगल के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदन के, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चंदन के जंगल पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपने कर्नाटका। और इस पर जो पुष्पा अभी मूवी बनी थी तो इसी पर है, जो ये तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगल में आता है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, कैश क्रॉप डज नॉट इंक्लूड, तो कैश क्रॉप इसमें से कौन सी नहीं है, ध्यान रखना है आपने, वीट और राइस भी नहीं है एक कैश क्रॉप, वीट राइस यानी कि जिनको हम लेते हैं, और कैश क्रॉप होती हैं जिनको हम बेच सकते हैं। और गन्ने से जो कैश क्रॉप होते हैं एग्जैक्ट, जिनसे मान लो कि गन्ने से शुगर बनती है, कॉटन से कपड़े बनते हैं, और जूट से भी कुछ रस्सी वगैरह या कुछ बनता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं कई एरियो में, ठीक है। तो ये अगर ये कच्चा माल की तरह यूज़ की जाती है, और इसे ही कहते हैं हम कैश क्रॉप। तो ये तीनों किस टाइप के हो गए, कैश क्रॉप हो गए, लेकिन वीट हमारे पास कैश क्रॉप नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इन विच स्टेट द सेक्स रेशो इज़ मोर और लेस बैलेंस, यानी कि इनमें से कौन से में सेक्स रेशो मोर और ज़्यादा, कम और ज़्यादा है। तो कम और ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो मोर है हमारे पास, मोर और लेस बैलेंस। तो केरला में हमारे पास मोर है, यानी कि अगर हमारे पास पुरुष 1000 हैं तो 1037 हमारे पास क्या है, महिलाएं हैं केरला में, आपने ध्यान रखना है। और सबसे लेस किस में है, लेस है हमारे पास, ध्यान रखना है हरियाणा में। ये क्वेश्चन गड़बड़ी बनाते हुए हुई है, और सबसे कम है हमारे पास हरियाणा में। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। तो भारत की 146 देशों में से 2022 में कौन सी रैंक है, 135वीं रैंक है, ध्यान रखना है अपने 135वीं रैंक है 140 देशों में। अब ये 140वें देशों से 135 रैंक है, आपने ध्यान रखना है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आपने ध्यान रखना है। अब कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन सी जो हमारे पास एजेंसी है जो इसको क्या करती है, पुल आउट करती है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये हमने डिस्कशन करें HPSSC के ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।